अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, इमरान खान की सपोर्ट में अब इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और वो इंटरनेशनल लॉबी जो कि एक जॉर्ज सोरोस की लीडरशिप में काम कर रही है पूरी दुनिया में अपनी मर्ज़ी के रूलर्स लाने के लिए, जिनका सबसे बड़ा टारगेट भारत है, वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। और इमरान खान को पूरी तरह से वो लॉबी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको, आपको पता है कि इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के ख़िलाफ़ एक भरपूर स्पीच की थी, एक नहीं बल्कि कई स्पीचेस की। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये भारत के ख़िलाफ़ एक्टिव रहा और इस्लामोफोबिया को इंट्रोड्यूस कराया एज ए क्राइम। और जो एक लेफ़्ट कम्युनिस्ट सोरोस लॉबी जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक्टिव है, जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को हटाया, जो पूरी कोशिश कर रही है कि इमरान खान, इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हटाए, वो इस वक्त इमरान खान की भरपूर सपोर्ट कर रही है। इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन ने अपने हालिया आर्टिकल में लिखा है कि इमरान खान की पीटीआई के लीडर हैं, उन्होंने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की और पाकिस्तान आर्मी के जनरल के घरों में जाके अटैक किए और घरों को आग लगाई, जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद से आर्मी ने पीटीआई के लीडर्स की पैरेड करवाई है जर्नलिस्टों के सामने, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, जिसमें वो आके उस 9 मई के वायोलेंस को कंडेम करते हैं और इमरान खान से अपना अलहदगी का ऐलान करते हैं। और ये ज़्यादातर पॉलिटिशियंस जो पीटीआई के थे उनके साथ हो रहा है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो गवर्नमेंट और आर्मी को कंडेम कर रही हैं इस क्रैकडाउन के ख़िलाफ़, ये पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़, जिनको के राइटर्स बना के रखा गया है। जनरल हैं ना, वो अब अपने ऑप्शन देख रहे हैं कि किस तरह आगे मामलात को बढ़ाएं। इमरान खान के हवाले से उनके पास कई चीज़ें हैं। वो जब भी इनका कोई पॉलिटिशियन पाकिस्तान आर्मी आगे बढ़ाती है रूल करने के लिए, और जब वो उनको डिसअपॉइंट करता है तो उसके साथ मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करती है आर्मी। जैसे कि माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लगाया, नवाज शरीफ को मुल्क से भगाया, बेनज़ीर भुट्टो को मार दिया। इस तरह अब ये इमरान खान के लिए सोच रहे हैं कि इसके साथ क्या करें, इसको पॉलिटिक्स से डिस्क्वालीफाई करें, इसको इलेक्शन में हिस्सा लेने दें लेकिन इसको हरवा दें वहाँ पे, जो कि एक मुश्किल काम है, या फिर इलेक्शन ही ना होने दें और जिस तरह एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट चला सकते हैं ऐसे चलाएं। इन सारी सिचुएशन में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत ही मुश्किल हो गई है और गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक सिचुएशन को संभालना मुश्किल है। और इमरान खान को साइडलाइन करने के बाद भी मिस्टर शरीफ और दूसरे लीडर्स के लिए अपनी पॉपुलैरिटी को आगे बढ़ाना मुश्किल है। तो जनरलों के लिए इस वक्त ये बड़ा फ़ैसला करना मुश्किल है कि वो किस तरह मामलात को आगे बढ़ाएं। और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इनकी जो है वो मिस्टर खान ने, यानी इमरान खान ने एक्सपोज कर दी है। और आज कॉमन पाकिस्तानी आर्मी को जो टारगेट कर रहे हैं, ये इसको अब आर्मी भी रोक नहीं पा रही। ये पॉलिटिकल कमेंटेटर इकोनॉमिस्ट के जाहिद हुसैन ने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये इंटरवेंशन जो आर्मी की रही है वो सेल्फ डिफीटिंग हो गई है अब। इसी तरह मुख्तलिफ इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ वो कर रही हैं, जैसे ये डॉक्टर जेफरी गुटरमैन हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ हमारी मदद करें, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान में गैर कानूनी काम कर रहे हैं और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इस तरह पीटीआई की जो ओवरसीज़ लीडरशिप है वो भी इस सारे मामलात में पेट्रोल छिड़क रही है। जैसे कि ये अमेरिका में डिस्प्ले ट्रक चलाया गया है जिसमें पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त कैंपेन चलाई गई है। 1000 बिलबोर्ड
एक महीने के लिए लगाए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ के ख़िलाफ़ ये सब बातें कर रहे हैं। 1000 बिलबोर्ड। आपको याद होगा लास्ट ईयर 26/11/2022 को मैंने यहाँ पे लंदन में एक डिस्प्ले ट्रक चलाया था, जिसका मुझे टोटल खर्चा 2000 पाउंड आया था, और आप लोगों ने वो पैसे भेजे थे। किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 200 करके हमने जमा करके एक डिस्प्ले ट्रक चलाया था। यहाँ पे डिस्प्ले ट्रक्स भी चल रहे हैं, और 1000 बिलबोर्ड एक एक महीने के लिए लगाने, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? कौन फंडिंग कर रहा है? तो ये वही फंडिंग कर रहे हैं जो राहुल गांधी को फंडिंग करके लंदन और अमेरिका बुलाते हैं, लेक्चर दिलवाते हैं। राहुल गांधी भी वही एजेंडा लेके चल रहा है, जो उसी लॉबी का हिस्सा है, जो इंटरनेशनली एक एक्टिव है। बाइडन जैसे पपिट को लेके आके बिठा दिया हमारे सर पे, और अगली इलेक्शन में भी बाइडन जिससे चला नहीं जाता 4 कदम, उसको लाने की कोशिश हो रही है। पाकिस्तान में वापस इमरान खान को लाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इमरान खान इनके लिए एक लीडर इस्लामिक उम्मा का बन के सामने आ रहा है। सऊदी अरब, इमारात, कुवैत, इराक, लीबिया, साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया वगैरह, ये बांग्लादेश, ये सब इस वक्त वो ड्रामा करने को तैयार नहीं जो वो सोरोस बैक लॉबी करवाना चाहती है। ये काम सिर्फ इमरान खान कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को फैला रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि इमरान खान के दौर में क्या कुछ पूरी दुनिया में इस्लाम के हवाले से नहीं हो रहा। और आपने देखा फ्रांस, इंग्लैंड, भारत, बाकायदा कम्युनल रायट्स करवाने की कोशिश की गई। इसके पीछे इमरान खान की लीडरशिप में एक चीज़ें चली हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का सोशल बैकग्राउंड राइट नाउ, ये सब इस वक्त सस्टेन नहीं कर सकती ये चीज़ें, और इमरान खान को इसलिए लाया जा रहा है कि वापस कोशिश की जा रही है। जबकि इमरान खान के लोगों का, पीटीआई वालों का ये हाल है। ये देखें, एक खाका है, ये एक वीडियो है कि इसमें एक आदमी की गाड़ी दूसरे आदमी को लग जाती है, दूसरे आदमी की गाड़ी को, और वो हंगामा मचा देता है। लेकिन जब दूसरी गाड़ी से 2 फौजी उतरते हैं तो उसका रिएक्शन देखें। यही इस वक्त पीटीआई वालों का है कि इन्होंने पाक फौज की माँ बहन एक कर दी, और एंड ऑफ द डे जब फौज ने अपना एक्शन लेना शुरू किया तो ये सब इधर उधर मुंह छुपा रहे हैं और फौज के बूट चाट रहे हैं। इस वक्त जिसको देखो पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। छोटे बड़े हर शहर में रैली निकाली जा रही है पाक फौज जिंदाबाद की। छोटे बड़े हर शहर में पाक फौज के जनरलों की पिक्चर्स लगा के उनको वो किया जा रहा है। हालांकि पाक फौज इस वक्त बड़ी जलील ख्वार हो रही है। पाकिस्तान में पीटीआई को मरवाने में सबसे बड़ा हाथ जो रहा है ना, वो ओवरसीज़ पीटीआई का रहा है। ये ओवरसीज़ पीटीआई वाले, आपने यहाँ एविन फील्ड नवाज शरीफ के घर के सामने देखा कि 24 घंटे ये धरने देते थे। इसमें वो एक हिजाब वाली लड़की जो रोती धोती नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीरों के पे ज़मीन पे फेंक के उस पर नाच रही है, वो ना ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान गई है ना जाएगी। ये देसी गोरी है। ये हिजाब में कुछ और होती हैं और हिजाब उतारने के बाद ये कुछ और होती हैं। इसी तरह वो शायान अली लड़का, आप क्या समझते हो, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ रहा है? हम आज भी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से दुनिया को चीज़ें बताते हैं, तो हम पाकिस्तान के हवाले से सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो, और उसके लिए हमारा सॉल्यूशन कड़वा ज़रूर है कि आप पाकिस्तान आर्मी को ख़त्म करें, टेररिस्ट डिक्लेयर करें। पाकिस्तान आर्मी के जितने रिटायर्ड जनरल्स जो पूरी दुनिया में घूम फिर रहे हैं उनको और अय्याशियाँ कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के लिए लेके आएँ। और पाकिस्तान में देखें कैसे तब्दीली आती है। अगर आप पाकिस्तान में ये एक जो आर्मी की लीडरशिप में एक रूलिंग ओलिगार्की बनी हुई है, जिसमें सारे जजेस करप्ट हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, आप इस सब को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आप पाकिस्तान में सुधारे की उम्मीद ना रखें। और ये सब ख़त्म होने के चांसेस कम हैं, इसलिए बेहतर है कि पाकिस्तान को ख़त्म करें।
वो ज़्यादा आसान रास्ता है। मैं नहीं कह रहा कि आसान से मतलब बिल्कुल आसान है, लेकिन इन दो रास्तों में वो अपनी हेजेमनी तो नहीं छोड़ेंगे। जो रूलिंग ओलिगार्की पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप में चल रही है, वो आसिम मुनीर ने भी आके वही किया जो आप ज़ियाउल हक के, अयूब खान के, याया खान के, मुशर्रफ के ज़माने से देखते आए हैं। मुशर्रफ के बाद मार्शल लॉ हरगिज़ नहीं आया, लेकिन कियानी, राइल शरीफ और कमर जावेद बाजवा भी वही करते आए थे जो आज आसिम मुनीर कर रहा है। ये अपनी ज़्यादागिरी, अपनी चौधराहट नहीं छोड़ेंगे। तो आसान फिर इसके मुकाबले में हल ये है कि जो बलोच आज़ादी पसंद इस वक्त अपनी जंग लड़ रहे हैं, वो अपनी आज़ादी हासिल कर लें। सिंधु देश ज़रा मुश्किल केस है, लेकिन इसके लिए बाकायदा अगर कहीं से कोई हमारे पीछे, मैं सिंध का हूँ और हम सिंधियों के पीछे अगर कोई आ जाती है फोर्स, तो बहुत कुछ हो सकता है सिंध में भी। लेकिन मसला वही है कि हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि हम आगे बढ़ें इन चीज़ों को लेके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पीछे कोई हाथ आके रखे, हम सिंधु देश, आज़ाद बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान को आज़ाद कराएं। देखें, अब ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये इन्होंने मरवाया है। इस तरह की बातें करके पाकिस्तान में अब पीटीआई वाले आम लोग जो हैं, एक तो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने पूरा 4 साल इमरान खान की लीडरशिप में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, सारे जुर्म किए, सारी करप्शन की। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 2 दिन अंदर रहते हैं। मई के महीने की गर्मी हमसे अटियाला जेल में बर्दाश्त नहीं हो रही, बाहर आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आराम से अपने लूट के माल के साथ मज़े से रह रहे हैं, क्योंकि पाक फौज जिंदाबाद कह दिया। लेकिन जो आम पीटीआई का यूथिया यूथनिया हैं, उनका क्या? वो तो अंदर बैठे हैं, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी कोई औकात नहीं कि उनको कोई जानता कौन है। लेकिन आज उनका बाजा बजा हुआ है। तो ये ओवरसीज़ में बैठे हुए यूथिया आज भी, जो ये आदिल राजा जैसे लोग वो आग भड़का रहे हैं, वो पीटीआई के यूथियों और यूथनियों के लिए खड्डा खोद रहे हैं। देखें, एक साहब हैं, इन्होंने ये एक वीडियो रिलीज़ की है कि इमरान खान अभी भी साजिशें कर रहा है वकीलों के साथ मिलके। तो इस सारे सिनारियों में इमरान खान कहाँ खड़ा है, पीटीआई कहाँ खड़ी है? वो वहीं खड़ी है जहाँ पे थी, यानी दफन हो रही है, कब्र इसकी तैयार हो गई है, उस कब्र में सिर्फ उतारना है। इमरान खान का अपना ये हाल है कि 4 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही, आईएमएफ का एम्प्लॉई पूरे टाइम, इसके टाइम में, इसकी गवर्नमेंट में आईएमएफ का एम्प्लॉई स्टेट बैंक का गवर्नर रहा। अमेरिकन सिटीजन हफीज शेख को पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। अमेरिकन सिटीजन मोईद यूसुफ पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर शहबाज गिल इमरान खान का एडवाइज़र रहा। ब्रिटिश सिटीजन शहजाद अकबर अकाउंटेबिलिटी का एडवाइज़र रहा इमरान खान का। ब्रिटिश सिटीजन जुल्फी बुखारी इमरान खान का राइट हैंड मैन रहा, मिनिस्टर रहा। और ये उस वक्त कहता था कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अमेरिकन उसको वो नहीं मानेंगे। मैंने एब्सोल्युटली नोट कहा था अमेरिका को, इसलिए मेरी सरकार अमेरिका ने गिरवाई और मुझे मेरी हुकूमत ख़त्म कराई। लेकिन दूसरी तरफ आज भी अमेरिका में इसके लिए लॉबिंग हो रही है। ये बार बार कह रहा है अमेरिका, जितने इंटरव्यू आप देख लें, परसों अभी एक इंटरव्यू अमेरिकन टीवी चैनल को दे रहा था, उसमें कह रहा था कि अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेटमेंट इशू करे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी को कंडेम करे। यही चीज़ इसने लास्ट वीक एक और इंटरव्यू में कही थी। एक इंटरव्यू में नहीं, एक अमेरिकन कांग्रेस वुमेन से बातचीत करते हुए फ़ोन पे उससे कहा कि आपका एक स्टेटमेंट पाकिस्तान में बहुत तब्दीली ला सकता है, आप हमारे लिए एक स्टेटमेंट इशू करें। ये 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, तो ये हाथ पांव जोड़ता रहा कि ट्रंप मुझे फ़ोन करे, बाइडन मुझे फ़ोन करे, एक फ़ोन के लिए तरसता रहा। ये उन बाइडन और ट्रंप के लिए, फ़ोन के लिए तरसता रहा जो कहीं इंटरनेशनल मीटिंग होती थी G7 की और दूसरी मीटिंग है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी जगह पे बैठे होते थे, तो वो दूर से अपनी जगह से उठ के अमेरिकन प्रेसिडेंट आता था और मोदी जी से गले मिलता था। पिछले 4 साल में अमेरिकन प्रेसिडेंट ना पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर रहा है और ना मिलने की बात हो रही है। लेकिन
मोदी जी से मेरा ख्याल है साल में 3-4 मीटिंगें इनकी हो जाती हैं। तो ये फ़र्क है। इमरान खान की समझ में आ गई ये चीज़ें, लेकिन इस वक्त भी वो अमेरिका के आगे पीछे घूम रहा है कि अमेरिका हमारी मदद करे। अब यहाँ पे देखें, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ भी परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के भगोड़े हैं वो आके लंदन में बैठ जाते हैं, और फिर लंदन में इनके लिए मुश्किलात होती हैं कि रोज़ ही कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट हो रहा होता है। और ये प्रोटेस्टर्स, पाकिस्तानी प्रोटेस्टर्स हैं ना, ये दुनिया के सबसे वायोलेंट प्रोटेस्टर्स हैं। ये गंद मचाते हैं, गालियां देते हैं। मतलब यूके में पैदा होने वाले ये पीटीआई के यूथिया जितने हैं वो ब्रिटिश बोर्न हैं, ब्रिटिश एजुकेटेड हैं। वो एजुकेशन भी इनके ऊपर काम नहीं आती, क्योंकि इनके अंदर बचपन से मदरसे के टीके लगे होते हैं। तो ये रहते वहीं जाहिल के जाहिल हैं। मैं सऊदी अरब में रियाद बैंक में काम करता था, तो मैं रियाद बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में था। तो हमारा काम ये होता था कि उस वक्त 84 की बात है ये, उस वक्त क्या था कि सऊदियों में आज जैसी एजुकेशन लेवल नहीं था। तो सऊदी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए रियाद बैंक ने ये किया था, और हर बैंक और अथॉरिटीज़ वहाँ पे कंपनीज जो थी उनके लिए ये ज़रूरी था सरकार की तरफ से, सऊदी सरकार की तरफ से, कि आप अपने सऊदी एम्प्लॉइज़ को स्पेशल एजुकेशन दें फुल सैलरी के साथ। तो हमारे रियाद बैंक में भी जितने सऊदी लड़के काम करते थे, यंग लड़कों को लेके आते थे, और उनको फॉरेन एजुकेशन भी होती थी। और हमारे ट्रेनिंग सेंटर में, मतलब हमारे रियाद बैंक के ट्रेनिंग सेंटर में 6 ब्रिटिश टीचर्स हमने मंगवाए थे लंदन से, 6, और क्लासेस होती थी वहाँ पे। और रियाद बैंक के मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ क्लासेस होती थी। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होती थी, उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल्स थे। बैंकिंग ट्रेनिंग होती थी, क्रेडिट ट्रेनिंग होती थी, मैनेजमेंट के कोर्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स होते थे। और फिर हमारा एक वो था कि साल के, मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन तकरीबन 30 से 40 एम्प्लॉइज़, सऊदी एम्प्लॉइज़ को हम ओवरसीज़ ट्रेनिंग के लिए भेजते थे, अमेरिका, यूके। तो इंग्लैंड में लड़के आते थे, वो 9 महीने की उनकी बैंक वो लैंग्वेज कोर्स होता था, उसमें हम इनको करवाते थे कि वो वहाँ पे इंग्लिश सीखें। 9 महीने उनको फुल सैलरी यहाँ पे पीछे घर पे मिल जाती थी। वहाँ पे रहने के लिए घर दिया जाता था, लंदन, अमेरिका, जहाँ भी भेजते थे हम, और वहाँ पे घर दिया जाता था, और वहाँ पे अलाउंस दिया जाता था। बीवी के साथ बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भेजा जाता था, और लिविंग अलाउंस मिलता था। सैलरी यहाँ पे पूरी बचत होती थी। ये सऊदी गवर्नमेंट अपने सऊदियों को फैसिलिटीज़ देती थी। और फिर 3 महीने उनको बैंकिंग कोर्स करवाए जाते थे, और फिर 1 साल के उसके बाद वापस आते थे ये। तो मैं 1985 में हज की छुट्टियां हुई, तो मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी थी, मैंने कहा चलो मैं भी घूमने जाता हूँ लंदन। तो मैं सऊदी अरब से 1 हफ्ते के लिए लंदन घूमने आया था। तो मैं घूम फिर के वापस जब पहुँचा ना, तो मैं अपने बैंक में जब पहले दिन गया, तो मेरा जो बॉस था, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर फॉर ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याहिया सग्गा नाम था। तो याहिया सग्गा ने मुझे बुलाया, बोला कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप लंदन का? मैंने कहा अच्छा। कहता पहली बार गए थे? मैंने कहा जी पहली बार गया था। कहता अपने लड़के मिले उधर, किसी से बातचीत हुई? तो मैंने कहा वो आतिफ था ना जो, उससे मेरी मुलाकात हुई। तो कहता है तुम्हारी रीडिंग मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे पता है। मैंने कहा क्या? कहता है हमारा सऊदी लड़का जहाँ भी जाएगा ना, वो राहे हुमर जाहे हुमर। मैं तो अरबी आती थी, मैं हंस पड़ा। राहे हुमर का मतलब गधा अगर जाएगा भी ना कहीं, तो वापस आके भी गधा ही रहेगा। तो वो सऊदियों का वहाँ पे भी, जैसे वो आतिफ था, तो मैंने कहा कहीं लंदन से बाहर गए थे? कहता बारिश किया था। वो अरबी में पी नहीं पढ़ते, ब पढ़ते हैं, जैसे पाकिस्तान कहते हैं। तो बारिश यानी पेरिस गया था। वो लंदन में 9 महीने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स अटेंड करने के बाद भी इनका ये हाल था। तो पाकिस्तानी यहाँ पे जो मदरसा में चला जाए ना, चाहे पैदा यहाँ पे हुआ हो, यहाँ का एजुकेटेड हो, लेकिन मदरसा पढ़ के आएगा ना, तो वो वैसा ही रहेगा, राहे हुमर जाहे हुमर। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हैरान है कि मलिक रियाज पैसे की करप्शन करके लंदन आता है पैसा लेके। वो पैसा पकड़ा जाता है, हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देते हैं, वहाँ पे इमरान खान के खिलाफ केस बनता है, तो हमारी कम बख्ती आई हुई है। हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हमारे यहाँ गंद मचाया हुआ है। सेंट्रल लंदन का सबसे महंगा रेसिडेंशियल एरिया, दुनिया का सबसे महंगा रेसिडेंशियल एरिया कह लें आप, सेंट्रल लंदन का एवनफील्ड एरिया,
वहाँ पे 24 घंटे ये जाहिल वो हरकतें करते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ये इस माशरे में पैदा हुए हैं। ये जो ब्रिटिश हाई सोसाइटी कहलाती है, एजुकेटेड सोसाइटी, यहाँ पे पैदा होने के, यहाँ की एजुकेशन के बाद इनका ये हाल है। तो ये इसके लिए यहाँ की सरकार बहुत तंग आई हुई है, परेशान है। तो इमरान खान का तो चूना हुआ है, ठीक है ना। अब ये देखें, प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्वे में, पीपल्स पार्टी का कमर जमान कायरा नॉर्वे गया तो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। के बावजूद वो एक दूसरे के साथ बैठ के डायलॉग के जरिए मामला हल करते हैं, हर चीज की एक लाइन डिफाइन कर लेते हैं। हमारा मसला ये है, तो एक तरफ आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इनका गुरु इमरान खान कि मैं आज भी कोशिश कर रहा हूं आर्मी से कांटेक्ट करने की, लेकिन वहां से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। आसिम मुनीर को मेरे से कोई ख़ास मुश्किल मसला है, वो ख़ास मेरे लिए दिल में एक जहर रख रहा है। ये इमरान खान है जिसका कोई भी कर्म, कोई भी वो हिसाब किताब नहीं है। इमरान खान की पीटीआई टूट फूट का शिकार हो गई है। जरदारी पंजाब में डेरे लगा के बैठ गया है, लाहौर, मुल्तान, और वहाँ से पीटीआई की जो वो विकटें जो इमरान खान कह रहा था कि हमारे विकटें हम गिरा रहे हैं। जहांगीर तरीन उस वक्त जो दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ के ला रहा था ना, तो इमरान खान ये कहता था आज 2 विकटें गिरी, आज 4 विकटें गिरी। अब आज यहाँ पे इमरान खान की अपनी रोज़ की 2-4 विकटें गिर रही हैं। ये तनवीर इस्माइल जो पीटीआई का प्राइम मिनिस्टर था पीओके का, वो कह रहा है अब हम इमरान खान और पीटीआई के बगैर चलेंगे, जहाँ जहांगीर तरीन चलेंगे वहाँ पे मैं उनके साथ चलूँगा। जरदारी कैप्चर कर रहा है जितने कैप्चर कर सकता है पीटीआई के लोटों को जो इधर उधर जा रहे हैं। इस तरह सब लगे हुए हैं। फवाद चौधरी कोशिश कर रहा है कि एक और पीटीआई खड़ी हो जाए। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही प्रेसिडेंट पीटीआई है, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन पीटीआई है। ये कोशिश है कि इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पीटीआई के लीडर हम बन जाएंगे, तो हम आगे बढ़ाएंगे चीज़ों को, तो क्यों ना हम इसको टेक ओवर कर लें। तो एक तरफ ये चीज़ हो रही है, एक तरफ जहांगीर तरीन के बारे में मुख्तलिफ, जहांगीर तरीन के पास पैसा हराम का बहुत है, तो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट इस वक्त ये शो कर रहे हैं कि जहांगीर तरीन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन ला रहा है। वो एक ऐसी पार्टी बना रहा है जो सबको बहा के ले जाएगी, सब इसमें बह जाएंगे और कोई इस काबिल नहीं रहेगा कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर सके। जहांगीर तरीन नेक्स्ट किंग मेकर होगा। ये इस वक्त सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ख्वाजा आसिफ जो कि इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर है नवाज शरीफ की पार्टी का, उसने कहा है कि मुझे बहुत पहले शाह महमूद कुरैशी, जब भी हमारी बैठक होती थी तो हम आपस में बातचीत करते थे, तो शाह महमूद कुरैशी कहता था कि यार अगर मुझे कोई मेरी पोजीशन के हिसाब से, मेरे स्टेटस के हिसाब से किसी पार्टी में, ख़ास तौर पे नून लीग में, नवाज शरीफ की पार्टी में अगर हिसाब मेरे लेवल की कोई पोजीशन मिलती है तो मैं वो पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। तो आसिफ कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी सिर्फ कोशिश कर रहा है कि वो किसी पार्टी में जाए तो वाइस चेयरमैन या इस पोजीशन पे जाए, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी में कई ऐसे सीनियर लीडर मौजूद हैं जिसकी मौजूदगी में नवाज शरीफ इनको, और फिर नवाज शरीफ की पार्टी में सीनियर पोजीशंस पे खुद इनका ख़ानदान कब्जा करके बैठा होता है, कि जैसे नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उसका बेटा हमजा शहबाज है, मरियम नवाज है, फिर इनके समधी जैसे इसाक डार हैं, ये सब होते हैं। तो इसलिए शाह महमूद कुरैशी के लिए ज़रा मुश्किल है। वो चाहता है कि फिर अब नहीं होता कुछ तो मैं बाकी बच्ची पीटीआई जो होगी ना, इसका माइनस इमरान खान की, तो मैं वो कंट्रोल करूँगा और कोशिश करूँगा कि आर्मी के साथ सेटिंग करके आगे बढ़ूँ और पाकिस्तान पे रूल करूँ। अजीज़ दोस्तों, ये सलीम साफ़ी जो जियो के जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक सवाल उठाया है कि इमरान खान की बहन अलीमा खान जो इस वक्त डॉलर्स में मिलियनेयर है, पाकिस्तानी रुपयों में खरबोंपति है, सलीम साफ़ी कह रहे हैं कि इमरान खान की बहन अलीमा खान के बाप ने कोई जायदाद नहीं छोड़ी, अलीमा खान ने शादी ही नहीं की ज़िंदगी में। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुबई में अलीमा खान की
60 अरब रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, उनका कारोबार क्या था, इनका पैसा कहाँ से आया। तो अजीज़ दोस्तों, बात तो ये सब सही है कि इमरान खान की माँ पैसा ना होने की वजह से कैंसर से मर गई थी। इमरान खान खुद कहता है अपनी पुरानी उसमें पॉलिटिक्स आने से पहले से भी कि मेरे पास तो पैसा नहीं था, मुझे तो ये जो घर लिया है वो भी जमाई माँ ने उधार दिया था, तो मैंने घर खरीदा था। तो इन लोगों के पास पैसा नहीं था। अलीमा खान की खाली अगर 60 अरब रुपए की दुबई में प्रॉपर्टी है, तो इसकी अमेरिका में भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं। ये सब कहाँ से आती हैं, ये सवाल तो बनता है। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त पीटीआई के हवाले से मेरी आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। ये मौलवी को कब पकड़ोगे, इसने भी इमरान खान को झाड़ पे चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये मौलवी फैज़ हमीद जो इमरान खान के पीछे की पावर्स थी, उनको कब पकड़ोगे, सवाल यहाँ पे ये आता है। अजीज़ दोस्तों, आप प्लीज़ अपना सपोर्ट जारी रखें ताकि हम अपना काम बेहतर से बेहतर आपके साथ लगा सकें। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग।